आज हमारा टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइक्रोसोम है कि माइक्रोसोम कैसे बनता है, कैसे काम करता है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने सबको बताया था कि कैसे माइक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है और माइक्रोसोम कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल के हिस्से से हो सकता है। उसमें था कि माइक्रोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन से ही बन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बनाया जा सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इन सब के द्वारा माइक्रोसोम बनाया जा सकता है। आज हम लोग देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ माइक्रोसोम, कि माइक्रोसोम का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे माइक्रोसोम बनता है, ठीक है, और क्या इसका रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग कॉपी पेन साथ में रखें, ठीक है। माइक्रोसोमल मेम्ब्रेन, कैसे माइक्रोसोम का मेम्ब्रेन बना रहता है, आज वहां से काम शुरू होता है। तो लीवर सेल में स्टडी किया गया इसको, लीवर माइक्रोसोम। तो लीवर सेल में जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि 20 to 50%, 15% ऑफ द टोटल मास ऑफ सेल, पूरे सेल का जितना मास था, सेल, अब सेल को हिपैटोसाइट कहते हैं, हिपैटोसाइट। तो 20 to 50% ऑफ द टोटल मास ऑफ सेल वाज माइक्रोसोम। अब आप समझें कि लीवर के सेल में कितना माइक्रोसोम रहा होगा कि 15 से 20% सिर्फ माइक्रोसोम ही था, ठीक है। और कहते हैं क्या कि द आरएनए कंटेंट इन द लीवर सेल में जो आरएनए कंटेंट था, वो आरएनए कंटेंट कितना था, लगभग 50 to 60%। साइंस में इन सब डेटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? सोचो कि एक सेल में 50 से 60% अगर आरएनए ही है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वह सेल बहुत एक्टिव है। इट मींस सेल इज सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, है ना। सेल जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। प्रोटीन्स इतना ज्यादा अगर राइबोसोम है, मतलब आरएनए है, तो सेल प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। एंड एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम तो इज हाई। ऑब्वियसली प्रोटीन कहां बनेगा? राइबोसोम पर बनेगा, तो राइबोसोम की एक्टिविटी हाई हो। और इस कंडीशन में राइबोसोम बहुत ज्यादा मात्रा में माइक्रोसोम्स पर मिलता है। यह एक बेसिक इसके बारे में जानकारी है। अब हम लोग देखते हैं लिपिड कंटेंट। अगर लिपिड कंटेंट की बात करें हम लोग कि क्या क्या लिपिड में मिलता है, हाँ, कोई भी मेम्ब्रेन तो बिना फॉस्फोलिपिड के नहीं मिलेगा। पहला है फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा है प्लाज्मेलोजेंस, ठीक है, तीसरा है न्यूट्रल लिपिड्स, चौथा है गैंग्लियोसाइड्स। ये सारे लिपिड के टाइप हैं जो इसके मेम्ब्रेन में मिलता है। मतलब मेम्ब्रेन जो है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही इसमें दिखता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो ये कहता है इसमें कि लिपिड का कंटेंट किसमें ज्यादा होगा। ऑब्वियसली स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्टोरेज का काम भी करता है, सिंथेसिस का भी काम करता है, ठीक है। अब इसमें आया अगला पॉइंट
कि प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं, वैसे प्रोटीन्स हैं इसमें। साथ ही अदर इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, मतलब प्रोटीन्स के भी हर वैरायटी इस मेम्ब्रेन में हमको दिखता है। साथ ही साथ स्पेशल प्रोटीन मार्कर्स हैं, स्पेशल प्रोटीन मार्कर्स। प्रोटीन मार्कर्स का क्या काम होता है? प्रोटीन मार्कर्स, मार्क क्यों करते हैं हम लोग किसी चीज को? चिन्हित करने के लिए, तो चिन्ह के लिए, मतलब कि उस मेम्ब्रेन की पहचान वाली जो प्रोटीन्स होती हैं उसे प्रोटीन मार्कर्स कहते हैं। हर एक प्रोटीन में अपनी पहचान की, हर एक मेम्ब्रेन में उसके लिए कुछ प्रोटीन मार्कर्स होते हैं जिसके आधार पर हम पहचान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कैसे किसी जगह बहुत, मान लो आप यूरोप चले गए और किसी व्यक्ति को देखा आपने धोती कुर्ता पहने हुए, आप क्या मानेंगे कि ये जरूर इंडियन या साउथ एशियन एरिया से बिलोंग करता है। वही क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि जो ड्रेस है वो उसका मार्कर है, उससे उसकी पहचान होती है। यहाँ पर वही है कि ये जो प्रोटीन मार्कर्स होते हैं उससे इस मेम्ब्रेन की पहचान होती है। इसके अलावा स्पेशल प्रोटीन्स भी मिलते हैं, जैसे कि राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2। राइबोफ्लोरिन 1 एंड 2 जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के कैटेगरी में ही आता है। ये सभी प्रोटीन्स जो होते हैं वो ईआर के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब जो अगला पॉइंट आया उस पॉइंट में आया एंजाइमेटिक एक्शंस ऑफ माइक्रोजोम। अब यहां थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। माइक्रोजोम में किस प्रकार के एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखते हैं? अब जो बातें हो रही कि कौन कौन से भाई इसमें प्रोटीन, तो जो जो बनेगा उसका एंजाइम होगा। एंजाइम का क्या काम है? एंजाइम का काम है कैटालाइसिस करना। तो जो बायोसिंथेसिस हो रहा है उसका कैटालाइसिस, आप लोग 1 to 1 उसको देखते चलिए, ठीक है, एक एक। सबसे पहला कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। किसको सिंथेसिस करते हैं? सिंथेसिस ऑफ ग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राई ग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट प्लाज्मेलोजेंस। ये सारे मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूएंट हैं, लिपिड कंस्टिट्यूएंट है ना। इन सब का सिंथेसिस, ये सब सिंथेसिस होता है माइक्रोजोम के अंदर में, मेम्ब्रेन में। सेकेंड, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लाज्मेलोजेन। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लाज्मेलोजेंस, ये जो मेटाबॉलिज्म है इसके लिए भी जो एंजाइम होता है वो माइक्रोजोम में मौजूद रहता है। तीसरा, फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसके लिए भी जितने एंजाइम्स होते हैं वो सभी माइक्रोजोम में मौजूद रहते हैं। फोर्थ, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस और स्टेरॉइड का सिंथेसिस, ये सब माइक्रोजोम के अंदर में संभव है।
अगर 5वें पॉइंट की ओर बढ़े तो लिखता है कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी, दैट इज एल एस्कॉर्बिक एसिड, इसका भी सिंथेसिस कहां संभव है? माइक्रोजोम के अंदर। ये माइक्रोजोम पढ़ रहे हैं तो आप इसको मतलब कुछ अलग ऑर्गेनेल मत समझिए, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल के टूटने से बनता है। और अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक हिस्सा पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस कहते हैं? इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ यूडीपी, यूरोनिक एसिड, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे गॉल्जी बॉडी में, ठीक है। यूडीपी जो है यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, यूरिडाइन डाई फॉस्फेट, यूरोनिक एसिड, इसका भी सिंथेसिस यहां होगा। इसके अलावा और क्या और किस चीज के लिए एंजाइम्स यहां पर मौजूद होंगे? इसके अलावा मौजूद होंगे एंजाइम्स फॉर ड्रग डिटॉक्सिकेशन। इसको डिस्कस भी करना है कि कैसे डिटॉक्सिकेशन होता है। हम लोग जो दवाइयां या खाना खाते हैं, हम लोग अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी खा जाते हैं, है ना। तो पॉल्यूटेड जिसे हम लोग कहते हैं, जो हम दवाइयां लेते हैं उन दवाइयों में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हेल्थ के लिए बुरी होती है। तो हमारा माइक्रोजोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोजोम है वो क्या करता है? उन ड्रग्स को भी डिटॉक्सिकेट करता है, मतलब उसके इफेक्ट को नलिफाइज करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो माइक्रोजोम में कंडक्ट होता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो माइक्रोजोम। अब जो है हम लोग, सर एक पूछना था। एक मिनट, अब हम लोग देख रहे हैं, एक टाइटल में दे रहा हूं हेडिंग कि टू माइक्रोजोमल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू माइक्रोजोमल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है ये टू माइक्रोजोमल इलेक्ट्रॉन? यहां ये जो है ना, माइक्रोजोम में होने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसे दो, ऐसे करके बोलना होगा, मतलब टू अलग है और ये एक वर्ड है पूरा, टू माइक्रोजोमल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। नहीं तो अगर अगर आप गलती से दो माइक्रोजोम को मान लेंगे एक साथ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसका मतलब ही बदल गया। मान लो इसको एक साथ ले लिया आपने तो क्या हो गया? टू माइक्रोजोमल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उल्टा पुल्टा हो जाएगा, दो माइक्रोजोम में इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं, ये हमेशा टू को एक साथ रखते हैं और बाकी को एक साथ, टू माइक्रोजोमल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दो बार। अब चूंकि हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का जब भी चर्चा आती है हम लोग सीधे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां से आ गया? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, इसलिए आप जितनी अच्छी किताबें देखेंगे उन किताबों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से ही इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि दूसरे सेल ऑर्गेनेल में भी ये टू इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा जाता है। अब माइक्रोजोमल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या क्या मतलब होता है? ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है गति, तो ऑब्वियसली यहां पर एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। यदि हमको यहां से कहीं जाना हो तो हमको कुछ ना कुछ कैरियर चाहिए जिसके साथ सहारे हम जा सकते हैं।
चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, एयरपोर्ट एयरप्लेन प्लेन हो, या कुछ नहीं तो अपना पैर हो, हमको कुछ ना कुछ कैरियर चाहिए जो उस पूरे शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। अब आप देखें एक डायग्राम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर, देखिए एक ये और एक ये, ओके। देखिए बीच का जो हिस्सा है वो कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर। कोर में, कोर में क्या होता है? हम लोग कहते हैं कोर में जो है फ्लैपोप्रोटीन होता है, फ्लैपोप्रोटीन। और चारों तरफ जो सरफेस है, पेरिफेरल एरिया है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है साइटोक्रोम B5 एंड साइटोक्रोम P450। अब विद्यार्थियों देखिए, यहां जो तीनों मेंबर लिखा हुआ है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है हमें। और बेसिकली ये तो बहुत ही बड़ा हॉट केक होता है, ये बहुत ज्यादा हिट किया जाता है क्वेश्चंस में। पिगमेंट 450, साइटोक्रोम पिगमेंट 450। तो एक एक चीज करके देखिए हम क्या आपको बता रहे हैं और कैसे आपको इसको समझना है, ठीक है? सबसे पहला जो पार्ट है इसमें वो होता है टू हेमोप्रोटीन्स। हिमो मतलब वैसे प्रोटीन जिसमें हिम ग्रुप, हिम मतलब हिम आयरन जो कंटेन करता है पोरफायरिन। सबसे पहला पार्ट जो है उसमें है टू हेमोप्रोटीन्स। हिमो, दो जो हेमोप्रोटीन्स हैं उनका एग्जांपल कौन कौन सा है? तो पहला साइटोक्रोम B5 और दूसरा साइटोक्रोम P450। ऐसे भी लिखते हैं लोग और डैश लगाकर भी लिखते हैं, ठीक है? इन दोनों में क्या खास बात है कि बोथ हैव हिम पोरफायरिन, हिम पोरफायरिन रिंग। हम सब लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में भी पोरफायरिन रिंग होता है। इस पोरफायरिन रिंग के अंदर में आयरन होता है, ये आयरन है और एक रिंग में होता है, ठीक है ना? ये पैरोल रिंग होता है, इस पैरोल रिंग में होता है। जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना? देखो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जो पेंटागोनल बनाया जा रहा है ये पैरेलल होता है। उसके अलावा ये जुड़ा रहता है आपस में एक दूसरे से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से। इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हिम, इसे हम लोग कहते हैं पोरफायरिन रिंग कहते हैं। ये पोरफायरिन रिंग होता है और इसमें जो आयरन है, इस आयरन से क्या जुड़ता है? यहाँ पर प्रोटीन जुड़ता है। तो ये जो भी इस तरह का रिंग रखता है उसे हम लोग हेमोप्रोटीन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेमोप्रोटीन। तो साइटोक्रोम B5 एंड साइटोक्रोम P450 ये दोनों हेमोप्रोटीन। जो सेकेंड पार्ट है इसका B, उसका नाम है टू फ्लेवोप्रोटीन्स, फ्लेवोप्रोटीन्स, ठीक है? फ्लेवोप्रोटीन्स के टर्म में पहला टर्म जो है वो फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड का है और दूसरा टर्म है प्रोटीन का। अर्थात अगर प्रोटीन से फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ हो उसे हम लोग फ्लेवोप्रोटीन कहते हैं। ये फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड का जो एग्जाम्पल है वह है FAD एंड FMN। FAD का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FMN का होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आप लोग अपने कॉपी में इन सब फुल फॉर्म को लिखा करिए और जब भी ये आए तो आप इसको उच्चारण किया करें, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है? इस प्रकार से ये दोनों जो होते हैं वो फ्लेविन्स कहलाते हैं, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड।
ये जिस प्रोटीन से भी जुड़ा रहेगा वो प्रोटीन कहलाएगा फ्लेविन फ्लेवोप्रोटीन्स, जैसे NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ठीक है, दूसरा हो गया NADH, साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। देखिए दोनों ही एंजाइम जो है वो रिडक्शन करता है, इसलिए एंजाइम का नाम पड़ा रिडक्टेज। साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम B5 ये हेमोप्रोटीन है, और इसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, इसका नाम होता है NADH का न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, सॉरी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है इसके जुड़े हुए हिस्से होते हैं। तो ये जो चीज है आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि दो हिम फ्लेवोप्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर बस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में यहाँ पर NADH होता है। अब व्हाट अबाउट द साइटोक्रोम P450, बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। साइटोक्रोम P450 के बारे में कहते हैं इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 5 × 10⁴, मतलब 50,000 डाल्टन्स। ठीक है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है A, वो होता है 450 नैनोमीटर। अब एब्जॉर्बेंस आप सबको याद होगा या भूल गए होंगे, ये निकाला जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर एब्जॉर्बेंस निकाला जाता है, A स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्बेंस, और उस एब्जॉर्बेंस अगर 450 नैनोमीटर मिलता है इसका मतलब ये साइटोक्रोम P450 है। देखिए साइटोक्रोम का जो नेमिंग है ये तो हम आपको एक टॉपिक शुरू होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उसमें पढ़ाएंगे ही सिखाएंगे ही, लेकिन साइटोक्रोम का जो नेमिंग होता है उसमें इस साइटोक्रोम में साइटोक्रोम P450 हमेशा उसके ऑब्जर्वेंस को इंडिकेट करता है, B5 मतलब 500 ऑब्जर्वेंस को इंडिकेट करता है, इस प्रकार से। लेकिन अभी उस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, इसलिए कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में आपको अबाउट द साइटोक्रोम पूरी डिटेल को स्टडी करनी होती है। आपको पता है कि ये P450 क्या करता है? रोल ऑफ साइटोक्रोम P450। पहला, ये एक एक्ट्स एज अ टर्मिनल ऑक्सीडेज। टर्मिनल ऑक्सीडेज, टर्मिनल मतलब एंड में, और ऑक्सीडेज का मतलब हो गया जो ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करने वाला। ठीक है, तो ये टर्मिनल ऑक्सीडेज का काम करता है। कैसे? जैसे आप हम सब अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां टर्मिनल ऑक्सीडेज कौन होता है? वहां होता है टर्मिनल ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में टर्मिनल ऑक्सीडेज होता है, मतलब टर्मिनल ऑक्सीडेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज टर्मिनल टर्मिनल ऑक्सीडेज, उसी प्रकार से माइक्रोसोम में वो साइटोक्रोम P450 एक्ट्स एज ए टर्मिनल ऑक्सीडेज। पहला चीज ये हो गया। देखिए इसके अलावा क्या काम है, और P450 का हमने देखा कि ये टर्मिनल ऑक्सीडेज के रूप में काम करता है। उसके अलावा ये कैसे काम करता है? तो यूज्ड इन द डिटॉक्सिकेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, है ना? कोई जहर आ जाए या फिर कोई दवाई ऐसी हो जिसका कोई साइड इफेक्ट हो, उन सबको या तो इनएक्टिव कर देता है या फिर डिटॉक्सिकेट कर देता है।
तीसरा क्या काम है कि इनएक्टिवेट स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरॉन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सब स्टेरॉइड हार्मोन्स बाय हाइड्रोक्साइलेशन। ठीक है, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप जोड़कर ये उन हार्मोन को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, सोचिए कितना महत्वपूर्ण काम है, जहर को हटाना, स्टेरॉइड हार्मोन के साइड इफेक्ट को भी मिनिमाइज करना, ये सब काम देखा जाता है इसको। और आप जानते हैं कि इन माइक्रोजोम 10% ऑफ टोटल प्रोटीन, जो टोटल प्रोटीन मिलता है उसमें उसका 10% जो है वो अकेले साइटोक्रोम P450 होता है। अब आप समझें कि कितना महत्व है इसका। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस P450 के बारे में जानकारी लेने का। ठीक है, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज। अब अगला जो पॉइंट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है कि माइक्रोजोम में एक टर्म आया कि इन माइक्रोजोम ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन of proteins occur simultaneously। देखिए, स्टेटमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। क्या ये कहना कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि माइक्रोजोम में ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनते रहता है, एंड ट्रांसलोकेशन मतलब प्रोटीन को कहीं भेजना है, ये दोनों काम एक साथ होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि बने, अब जैसे कैसे हम बोले कि किचन मूविंग हो और खाना बन रहा हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, किचन भी मूव कर रहा है और खाना भी बन रहा है। अब जहां जहां लोगों को जरूरत है वहां वहां खाना क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। तो माइक्रोजोम की ये कैपेसिटी होती है, वो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन दोनों एक साथ कर सकते। देखिए आप कैसे इसको एक डायग्राम द्वारा दिखाते हैं। ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और उसके मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स है, और ये राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन बना रहा है। ग्रीन कलर वाला दिख रहा है वो क्या है, प्रोटीन है जो बन रहा है। अब क्या हुआ, अब जब होमोजेनाइजेशन हुआ तो रिजल्ट क्या हो गया कि बहुत सारे माइक्रोजोम्स बन गए, टूट के अलग हो गए, और सभी माइक्रोजोम पर जो है वो राइबोसोम जुड़ा हुआ है, और सभी माइक्रोजोम पर ये जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बना रहा है। और ये जो है ना, ये प्रोटीन का सप्लाई भी कर दे रहा है। अब देखिए सारे राइबोसोम हट गए, राइबोसोम बाहर हो गए, और अब इसके अंदर में सिर्फ क्या मिलेंगे आपको, प्रोटीन्स मिलेंगे। अब जिस भी ऑर्गन को चाहिए ये, उसको ये सप्लाई कर देगा, सप्लाई टू द सेल पार्ट्स, सेल के हिस्सों को ये सप्लाई कर देगा।